Hello everyone, my name is Yatin Madan and welcome to the next video of Madan पाठशाला। आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं बिकॉज होता क्या है कि जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं बोर्ड एग्जाम्स की वो नेग्लेक्ट कर देते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को। वो सोचते हैं इस बुक से हम पढ़ लेते हैं, इस बुक के क्वेश्चंस कर लेते हैं और वो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कौन पूछ रहा है बोर्ड एग्जाम्स में, बट ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें देखे जाते हैं जो वो एनसीईआरटी से आते हैं। ये जो हमारी वीडियो है ये इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस को कवर करेगी। अगर आपको समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, आप उन वीडियोस को पहले जाके देख सकते हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को देख लिया तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी वीडियो में भी बताया कि कोई भी ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें से करंट फ्लो कर सके उसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें से करंट फ्लो करते रहना चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें, हमने अपनी वीडियोस में बहुत बार इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है। उसमें हम रेजिस्टर लगा सकते हैं, उसमें हम एक बल्ब कनेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टर मैंने बनाया है कि कोई भी अप्लायंसेस आप इससे डिनोट कर सकते हो, उसमें हम एक स्विच लगा सकते हैं। तो अगर ये क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है, तो उसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा। अगर वो सर्किट क्लोज नहीं है तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा। जो इसका आंसर है वो ये होगा कि अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज्ड पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। एक तो वो पाथ जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा वो पाथ जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करना चाहिए। तो ऐसे किसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। अगर हम करंट की बात करें करंट होता क्या है? करंट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मींस किसी भी टाइम में 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटे में कितना जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं करंट। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो है I इज इक्वल टू Q/T, मतलब कितना जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं टाइम में, उसको हम करंट बोलते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर्स। इसको हम A से डिनोट करते हैं कि 5 एम्पियर्स, 10 एम्पियर्स कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब यूनिट ऑफ करंट होती है हमारे पास एम्पियर्स। अब हमारे पास जो आंसर इसका बन के आता है वो है यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। And if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current through it is said to be 1 ampere। ये मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट और डिफाइन द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, आपको क्या करना है, आपके पास ये फॉर्मूला है, आपने क्या किया, I की जगह रख दिया 1। तो अगर आप I की जगह 1 रखोगे तो 1 ये आंसर कब आएगा? जब Q भी 1 हो और T भी 1 हो। अगर हम Q को 2 रख दे तो आंसर 2 आ जाएगा। अगर हम Q को यहाँ पे 3 रख दे तो आंसर 3 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें I को रखना है 1 क्योंकि हमसे I पूछा है। तो I को अगर हम 1 रखेंगे तो Q भी 1 और T भी 1। इससे हमारा आंसर अपने आप, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और आपका आंसर बन जाएगा। कैसे? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे रख दिया हमने 1। if 1 coulomb of charge flows through a conductor, आप any section of a conductor को हटा भी सकते हो। if 1 coulomb of charge flows through a conductor, in 1 second, क्योंकि आपने क्या किया, t को भी आपने 1 रख दिया। when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, then the current is 1 ampere। because अगर हम ऊपर भी 1 रखें नीचे भी 1 रखें हमारा जो करंट है वो भी 1 ही आएगा। if 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the current is said to be 1 ampere। ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ और आता है, जैसे कि हमारे पास डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस आता है फॉर एग्जांपल, तो हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? हमें पता है कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल्स टू IR। अगर हम R की बात करें तो वो हो जाएगा V/I। डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, ऊपर भी 1 डालेंगे नीचे भी 1 डालेंगे। व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड and the current flowing through it is 1 ampere, so the resistance is 1 ohm। मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। आप ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, बस आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करी थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। होपफुली आपको सेकेंड क्वेश्चन है उसका आंसर
अब समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सो थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कूलम चार्ज में। सो आपको क्या करना होता है, सो ये एक न्यूमेरिकल है। सो आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करना होता है, पहले तो अपना गिवन लिखना होता है कि मेरे को क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर हम गिवन की बात करें, सो गिवन मेरे को, अगर मैं गिवन की बात करूं, सो मेरे पास जो गिवन है वो है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज। सो 1 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है, सो कूलम होती है चार्ज की यूनिट। सो क्यू हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 कूलम। सो ऐसे करके आप यूनिट देख के, अगर आपको ना समझ आए कि क्या दिया हुआ है, आप यूनिट देखो और यूनिट देख के आप बता सकते हो कि आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो Q इज इक्वल टू N इंटू ई। अगर हम चार्ज की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उससे हमें चार्ज पता लगता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। सो N होता है हमारे पास नंबर और E होता है हमारे पास चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हमें टोटल चार्ज देता है। तो n हमें निकालना है, तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपली, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पे हम रख देंगे 1, n हमें निकालना है तो n को हम n ही रहने देते हैं, और e की वैल्यू हमारे पास होती है, हम गिवन में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको याद ही रखनी है, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता। 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है, ये आपको याद ही रखना है। सो ये बहुत बार पूछा जाएगा, अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग जगह आपको यूज होगा, केमिस्ट्री में भी यूज होगा। सो आपको क्या करना है, अब इसकी वैल्यू को हम सिंपली पुट कर देते हैं, बस आपको इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। बस इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, इसको नीचे ले गया हूं मैं, इसको इधर से मैं नीचे ले गया हूं। सो अब इसको अगर आगे सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का मैं आसान तरीका आपको बताता हूं। 10 रेज टू दी पावर जो है उसको आप एज इट इज रहने दो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। सो क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.6। अब 10 रेज टू पावर -19 है, तो ऊपर जब जाएगा तो माइनस पावर हट जाएगी और वो आ जाएगी प्लस, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर 90। अब इसको आप सब लोग 10th क्लास में आप सब लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो आएगा 0.0625 इंटू 10 रेज टू दी पावर ऑफ 20। क्योंकि मैं क्या करूंगा, इस पहले पॉइंट हटा के फिर इसको डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास ये आंसर आएगा। बट फिजिक्स में हम कभी भी आंसर ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हम कैसे छोड़ते हैं कि एक डिजिट उसके बाद डेसिमल। तो हम क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट करेंगे। तो यहां पे शिफ्ट करने का मतलब क्या है कि हम जब इसको शिफ्ट करेंगे तो हमारे जो 10 की पावर है वो कम हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर ऑफ 18। सो इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगेगी बिकॉज ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने क्या किया, इस डेसिमल को यहां पे शिफ्ट किया। अगर आप आंसर को यहां पे भी छोड़ते हो स्टेप पे तो भी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा, बट फिजिक्स में हम हमेशा टर्म्स को ऐसे ही डिनोट करते हैं। आप देख रहे हो 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर 19, तो एक डिजिट उसके बाद डेसिमल हम फिजिक्स में हमेशा अप्लाई करते हैं। सो ये हमारा आंसर है। तो 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, इसको एक बार इमेजिन करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ऑलमोस्ट 6 और उसके बाद कितने जीरोस, उसके बाद 18 जीरोस। सो 18 जीरोस, इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएं तो 1 कूलम ऑफ चार्ज बनता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना बड़ा यूनिट है, उसके लिए कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लग रहे हैं। तो बस ये मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं आपको एक विजुअलाइज कराना चाहता हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाते हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं 1 कूलम 1 वोल्ट, पर हमें उसका फिजिकल मीनिंग नहीं पता होता, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो ये थे हमारे पहले 3 क्वेश्चन। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब हमारे अगले 3 क्वेश्चन है, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है तो कौन सा डिवाइस यूज होता है।
सो मैंने आपको ये वीडियो में भी बताया था कि जो डिवाइस हम यूज करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वो होता है एक सेल या एक बैटरी। सो इसका आंसर आप लिख सकते हो, एक बैटरी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अप्लाई करती है। तो बहुत सिंपल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अब हमने 1 एम्पेयर किया तो 1 वोल्ट वाला भी क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी में। सो 1 वोल्ट क्या होता है, अब हमें उस पे चलना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप फॉर्मूला लिखो और आप उससे सॉल्व आराम से कर सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। आपको क्या करना है, 1 वोल्ट पूछा है, सो आप यहां पे 1 रखोगे, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1। सो इसका आंसर जो हमारा अब आएगा, सो वर्क डन भी 1 और चार्ज भी 1। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another, means 1 वोल्ट क्या होता है कि अगर हम एक चार्ज को सपोज ये सर्किट है, एक चार्ज को यहां से एक चार्ज 1 कूलम के चार्ज को हम ले जाएं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और उसमें उस ले जाने में जितना काम हो, अगर हम एक चार्ज को यहां से यहां लेकर जा रहे हैं, सो उस चार्ज को हिलाने में जितना काम होता है उसको हम बोलते हैं 1 वोल्ट। अगर हमारा 1 जूल काम हो रहा है एक 1 कूलम चार्ज को उठाने में, सो हमारा जो आंसर आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। सो आपको क्या करना होता है, फॉर्मूले में 1 पुट करो और उससे आपका आंसर आ जाएगा। सो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, सो 1 वोल्ट ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन। ये हमारा जो है वो आंसर हो गया। अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है अगेन। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। मतलब कि कितनी एनर्जी हम दे रहे हैं एक कूलम चार्ज को कि वो 6 वोल्ट की बैटरी से पास हो पाए। सो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। सो हमें सबसे पहले तो ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब हमें चार्ज दिया हुआ है फिर से, और कितना दिया हुआ है 1 कूलम, और हमें क्या दिया हुआ है, V दिया हुआ है। V हमारा हो गया 6 वोल्ट। हमसे पूछा क्या है, हमसे एनर्जी पूछी है। अब एनर्जी और वर्क डन, ये आपको हमेशा काम आएगा, ये चीज याद रखना कि एनर्जी और वर्क डन हमारा जो होता है वो सेम होता है। मतलब वर्क डन इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, दोनों की यूनिट जो होती है वो जूल्स होती हैं। सो हमारे पास जो एनर्जी पूछी है एक्चुअल में वो क्या पूछा है हमारे पास, वर्क डन। अगर यहां वर्क डन भी लिखा होता तो हम सेम ही प्रोसेस को करते। सो अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इन तीनों का कोई याद करो कि आपको कोई फॉर्मूला, अगर आपको इन तीनों का कोई फॉर्मूला अगर याद हो तो। सो जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, सबसे पहले मैं इस सर्कल को मिटा देता हूं। सो जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आता है वो अभी हमने यूज भी किया है। तो जो फॉर्मूला है वो है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 6 इज इक्वल टू वर्क डन हमें निकालना है और Q हमारे को दिया हुआ है 1। सो वर्क डन हमारे पास सिंपली, इसको हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 जूल्स। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसको समझना जरूरी है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिजिक्स में हमेशा अपना गिवन लिख लेते हैं। अगर आपको ना समझ आए कि क्या क्या दिया है तो प्लीज यूनिट्स को देखना, और यूनिट्स अगर आपको याद है तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हमें दिया है। अगर आपको इंग्लिश थोड़ा पढ़ने में मुश्किल हो रहा है या आपको लग रहा है यार ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा यूनिट्स निकाल के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। सो ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। सो ये हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे हमारा डिपेंड करता है, ये एक डायरेक्ट टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी का। तो रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है, सबसे पहले इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये हमने बात करी थी कि अगर एक कंडक्टर लंबा है या एक कंडक्टर छोटा है, तो अगर वो कंडक्टर लंबा है तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, अगर वो कंडक्टर छोटा है तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। सो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ। सेकेंड, अगर हम सेकेंड चीज की बात करें तो सो रेजिस्टेंस हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एरिया ऑफ द कंडक्टर के। मींस अगर एक कंडक्टर है, एक वायर है, उसका इतना बड़ा एरिया है, ये वाले एरिया की हम हमेशा बात करते हैं,
मतलब ये वाला, ये मैंने थोड़ा डायग्राम गलत बना दिया है। सो अगर ये ऐसे एक सिलेंडर है और एक वायर है, और वायर का अगर ये एरिया है, आप ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो, और अगर हमारे पास एक थिन वायर है ऐसे, सो आप देख पा रहे हो कि इसका जो एरिया है वो कम है, इसका जो एरिया है वो कम है, इसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा है। तो जिसका एरिया कम होगा, तो जिसका एरिया कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यहां पे उल्टा लॉजिक चलता है, अगर इसका एरिया कम है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और इसका एरिया ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है। इसीलिए इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको हम बोलते हैं। सो ये एक हमारे पास रिलेशन बन के आता है। तो चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, it depends upon the area of the cross section and it depends upon the nature of the material. of course नेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है कि आप स्टील यूज कर रहे हो या आप सिल्वर यूज कर रहे हो, आप एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो या आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो, उन सब पे तो वो डिपेंड करता ही करता है। सो उसी के बेस पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अब हमारे पास मटेरियल सेम है, हमारे पास लेंथ के बारे में कुछ दिया नहीं हुआ तो लेंथ भी सेम है। सो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक थिक वायर है, तो ये हमारे पास थिक वायर है, एक हमारे पास थिन वायर है, तो किसमें से करंट जो है हमारा इजीली फ्लो करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास मोटी वायर होगी तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी, अगर पतली वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस जो होगी वो ज्यादा होगी। मींस अगर ये रेजिस्टेंस कम है इसकी, तो ये करंट को आराम से जाने देगा कि करंट आराम से जा पाए हमारा, और इसमें क्या होगा कि करंट को वो आराम से नहीं जाने देगा, तो इसका जो करंट होगा वो ज्यादा होगा। सो किस में से करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो आंसर जो हमारा आएगा वो है थिक वायर। सो आंसर हमारा क्या आएगा, थिक वायर में से हमारा करंट इजीली फ्लो करेगा। और अगर हमें इसको समझाना है सो हम लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। सो ये हमारा रिलेशन है, और ये हम लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं कि थिक वायर में से करंट इजीली फ्लो करेगा। आई होप आपको ये समझ आ गया। सो इसका हम एक बार आंसर देख लेते हैं। सो आंसर जो हमारा है वो आएगा, द करंट विल फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर देन अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मोर इज द ईज विद विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू अ कंडक्टर। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी आसानी से करंट या इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करेंगे। सो इसीलिए उसका रेजिस्टेंस जो है वो छोटा होगा। तो आप इसकी लैंग्वेज को कैसे भी चेंज कर सकते हो, बट आपको इसका कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से समझना, और आई होप आप उसको समझ गए हो। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। मींस एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, उसका रेजिस्टेंस है वो जो है वो फिक्स्ड है, व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि V जो है, मतलब कि जो V है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ द फॉर्मल वैल्यू। मतलब अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट था तो अब कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, तो जितना भी था उसका हाफ हो गया। what change will occur in the current through it। सो करंट में क्या चेंज आएगा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दे तो करंट में क्या चेंज आएगा। सो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। सो अगर हमारे पास R अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ यही कहता है कि अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जितना भी है, करंट उस पर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हम बढ़ा दें तो करंट भी बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम कर दें तो करंट भी कम हो जाएगा। तो हमारा करंट कम हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। सो अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हाफ कम हो रहा है तो करंट भी कितना कम होगा, हाफ ही कम होगा। सो हमारा करंट भी कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बट हमारा जो पोटेंशियल, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सेम रहना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि हमारा क्वेश्चन में गिवन है। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि करंट विल बी हाफ। सो देखते हैं इसका आंसर क्या बन के आता है। सो आंसर हमारा जो आता है वो है, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ्ड the current through the component also decreases to half its initial value, that is according to Ohm's law। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रिलेशन लिख देंगे, V is directly proportional to I, and लिखेंगे according to the Ohm's law when the potential difference is half the current is also half, that is according to the Ohm's law। अब why are the coils of electric toasters and electric irons made up of an alloy rather than pure metal। सो इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और इलेक्ट्रिक आयंस में क्या होता है कि जब हम उनको स्विच ऑन करते हैं तो वो हीट अप हो जाते हैं।
तो हम उनको मेटल से इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमें हीट चाहिए, और हीट कैसे जनरेट होगी, जब करंट अच्छे से जा नहीं पाएगा, जब करंट फ्लो नहीं कर पाता है तो क्या होता है, जो सर्किट है वो हीट अप होने लग जाता है, वो गर्म होने लग जाता है, और हमें इस केस में यही चाहिए, टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयन में हमें यही चाहिए। तो हम मेटल्स नहीं यूज करते, हम एलॉय यूज करते हैं। एलॉय क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एलॉय की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सो देख लेते हैं इसके आंसर को एक बार। द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स एंड अदर हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ alloy rather than pure metals because the resistance of an alloy is much higher than the pure metal. So resistance आप लिख सकते हो, resistivity लिख सकते हो, तो दोनों अगर आप लिख सकते हो तो resistivity हमारी बहुत ज्यादा होती है हमारी जो alloys की, आप resistance वर्ड भी यूज कर सकते हो। And alloy does not undergo oxidation. सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि हमारा जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कुछ और बना देता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो आयरन होता है वो रस्ट बना देता है, हम बोलते हैं जंग लग गया लोहे पे हमारे, तो जो आयरन होता है वो रस्ट बना देता है, बट एलॉयज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते और इसीलिए हम उनको यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और हमें वो चाहिए इस केस में। सेकेंडली वो ऑक्सीडेशन उनमें नहीं होता। अगर आपके पास, अगर आपको 1 मार्कर ये क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ रेजिस्टेंस वाला पॉइंट या रेजिस्टिविटी वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो यूज द डाटा इन दिस टेबल। सो हमारा बुक में ये टेबल दिया होता है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आते हैं। आपको क्या होगा, 2-3 इस जैसे टेबल दिया हुआ 2-3 आपको मेटल्स दे देंगे, 2-3 अलॉयज दे देंगे, ऐसे देंगे, बट ये हमारा एनसीईआरटी में एक टेबल है। सो इसमें पूछा है विच अमंग आयरन एंड मर्क्यूरी इज अ बेटर कंडक्टर। तो आयरन और मर्क्यूरी में से हमारे पास जो बेटर कंडक्टर है वो कौन सा है। सो कंडक्टर का मतलब कि किसमें से करंट इजीली फ्लो करेगा, तो किसमें से करंट इजीली फ्लो करेगा। सो हमारे पास जो कंडक्टर है वो सिल्वर है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। सो हमें आयरन और मर्क्यूरी की बात करनी है, तो आयरन हमारा ये रहा और मर्क्यूरी हमारा ये रहा। सो मर्क्यूरी की जो आयरन की रेजिस्टेंस है वो है 10 × 10⁻⁻8 और मर्क्यूरी की है 94 × 10⁻⁻8। सो ऑफकोर्स जो हमारा आयरन है वो हमारा बेटर कंडक्टर है देन मर्क्यूरी, बिकॉज उसकी रेजिस्टिविटी कम है, उसकी रेजिस्टेंस कम है। सो विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। सो बेस्ट कंडक्टर क्या होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। ये आपको वैसे भी याद रखना है अदर देन दिस क्वेश्चन कि सिल्वर जो हमारा होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बट हम अपनी वायर्स में सिल्वर इसीलिए यूज नहीं करते बिकॉज सिल्वर बहुत एक्सपेंसिव है। आप इमेजिन करो आपके घर की सारी जो वायरिंग है वो सिल्वर से हो, सो बहुत एक्सपेंसिव होता है सिल्वर, इसीलिए हम क्या करते हैं, कॉपर यूज करते हैं जो उससे थोड़ा सा कम है, उससे नीचे है, बट रेट वाइज अगर हम बात करें, कॉस्ट वाइज बात करें तो ज्यादा बेटर है, इसलिए हम कॉपर यूज करते हैं। सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर बट वी यूज कॉपर बिकॉज इट इज कॉस्ट एफिशिएंट टू अस, वो सस्ता पड़ता है, इट इज चीपर देन सिल्वर। सो ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है इससे। सो इसका जो फर्स्ट आंसर है वो आएगा हमारे पास आयरन और सेकंड आंसर हमारे पास आएगा सिल्वर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ आयरन दिया हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ मर्क्यूरी दिया हुआ है। सो आयरन इज बेटर कंडक्टर और सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच। तो अपना डायग्राम बनाते हैं जल्दी से कि 2 वोल्ट की हमारे पास कुछ बैटरीज दी हुई हैं, 3 बैटरीज दी हुई हैं लाइक दिस, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। सो 2 वोल्ट की हमारे पास 3 बैटरीज दी हुई हैं, तो इसका जो हमारे पास वोल्टेज आ गया वो आ गया हमारे पास 6 वोल्ट, 2 + 2 + 2 और 2 × 3। सो अब हमें क्या करना है, पहले तो सर्किट को प्ले क्लोज कर देते हैं। A 5 ohm resistance, 8 ohm resistance and a 12 ohm resistance and a plug key is all connected in series. तो 3 रेजिस्टेंस दिए में 5 ohms, 8 ohms and 12 ohms। तीनों जो हमारे हैं और एक प्लग की भी दी हुई है, सो प्लग की बना लेते हैं एक स्विच, और तीनों जो हमारे हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है। अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ऑफ कोर्स। सो ये हमारे पास 5, ये है हमारे पास 8 और ये हमारे पास 12। आप यूनिट भी इसकी लगा सकते हो, ओम्स। ओके, अब हमें क्या करना है इसके बाद। सो ये तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था कि हमें बस एक डायग्राम बनाना है। सो मेक श्योर आप एरोज बनाओ, मेक श्योर आप सब कुछ बनाओ, सब कुछ लिखो। सो एरोज इज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरोज ही दिखाते हैं कि करंट हमारा
फ्लो कर रहा है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, रीड्रॉ द सर्किट। सो हमने सर्किट यहीं पे बना रखा है। पुटिंग एन एमिटर, सो हमें क्या करना पड़ेगा, सर्किट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सर्किट को चलो दोबारा से बना लेते हैं। सो इस बार क्या है, इस बार बैटरीज तो हमारे पास सेम है, 3 बैटरीज है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, लेकिन इस बार क्या है, एक एमिटर भी लगा हुआ है। सो एमिटर को हम लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। एमिटर आप कहीं पे भी लगा सकते हो, बट सीरीज में लगा होना चाहिए। आप यहाँ पे भी, इसाम पे भी लगा सकते थे, और आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। सो ये होना चाहिए कि वो सीरीज में होना चाहिए। तो ये हमारा सर्किट फिर से बन गया, प्लग की भी मैंने लगा दी। अब इस बार हमें एक एमीटर लगाना है और एक वोल्ट मीटर लगाना है। सो वोल्ट मीटर हमें कहाँ लगाना है, 12 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाना है। तो पूरे के अक्रॉस नहीं लगाना है। सो ये हो जाएगा हमारा अगेन 5 ओम्स, 8 ओम्स, 12 ओम्स। अब इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर हमारे पास यहां लगा हुआ है, ऐसे करके। सो अब हमने एरोज बना लिए हैं, एरोज बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, और इसके साइंस बना लेते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ये मैंने वीडियो में ही बताया, ये हम कैसे लगाते हैं। हम करंट जहां से जाता है उसको हम प्लस लिखते हैं, और जहां से वो निकलता है उसको हम माइनस लिखते हैं। सिमिलरली हम यहां पे भी ऐसे ही करेंगे। सो व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर। हमें इसकी रीडिंग निकालनी है और इसकी रीडिंग निकालनी है। अब एमीटर की रीडिंग का मतलब क्या है, एमीटर की रीडिंग का मतलब है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट में से, वो हमें निकालना है। सो उसके लिए हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे, सो हमें करंट निकालना है और हमें V निकालना है इसके अक्रॉस, मतलब इस 12 ओम का क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। सीरीज सर्किट में ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि करंट जो है वो सेम ही रहता है। किसी भी पॉइंट पे आप करंट निकालो वो आपका सेम ही रहेगा, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां पे निकालो, सेम ही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग अलग आता है। पैरेलल सर्किट में हमारा जो करंट आता है वो अलग अलग आता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो सेम आता है। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो अब हमें इसमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट निकालना है, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम में, ये हमें निकालना है। हमें क्या क्या दिया हुआ है, ये हमें 6 वोल्ट दिया हुआ है, हमें रेजिस्टेंस दी हुई है। सो हम क्या करेंगे, करंट निकालने के लिए पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं हम। सो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू I इंटू R। ये पूरे सर्किट का है, ये कंप्लीट सर्किट का है। सो मैं यहां लिख देता हूं कंप्लीट सर्किट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो V हमारे पास दिया हुआ है 6, I हमारे पास दिया हुआ है हमें निकालना है, सॉरी R हमें दिया हुआ है सीरीज में है, तो 5 प्लस 8 प्लस 12, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस होती हैं, सीरीज सर्किट में जो रेजिस्टेंस होती हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं। तो 5 प्लस 8 प्लस 12। अगर आप इसको अच्छे से करोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो RS जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा हमारा 25 ओम। सो ये 25 आ गया, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 25। सो I को हम सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल्स टू 6/25। सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो आता है 0.24 एम्पियर्स हमारे पास आंसर आता है। ये करंट हमारा फ्लो करेगा, तो हर जगह यही करंट हमारा पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सो सेकेंड पार्ट के लिए हमें जो इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो कर रहा है, वो हमें निकालना है। तो करंट तो हमारा इतना ही जाएगा, इसमें से पूरा करंट हमारा इतना ही जाएगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, वो 6 नहीं रहेगा, क्योंकि ये 6 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो अब इसको निकालने के लिए हम फिर से यही फॉर्मूला लगा रहे हैं। आप देख पा रहे हो हमने दोनों बार जो है वो सेम ही फॉर्मूला लगाया है, बट जो आपकी वैल्यूज होंगी वो आपको ध्यान से डालनी है इसमें। सो V आपको 6 नहीं डालना है, V आपको इसके में से जो निकल रहा है, हम इस सिर्फ इतने पार्ट पे, सिर्फ इतने पार्ट ऑफ द सर्किट पे हम अपना फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो V हमें निकालना है, I हमने निकाला है 0.24, अभी अभी हमने निकाला है, ये हमारा I है 0.24। R हमारा है 12, आपको 25 नहीं डालना है, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो आएगा हमारा 12। सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2.88 वोल्ट। सो ये हमारे पास आंसर आएगा 2.88 वोल्ट। सिंपली आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। सो इसमें से 2.88 वोल्ट आप देख पा रहे हो, 6 वोल्ट का में से 2.88 वोल्ट सिर्फ इस 12 ओम के लिए जा रहा है, और करंट जो है वो फिक्स रह रहा है 0.24। आप किसी भी, अगर आपको पूछे कि इसमें से करंट निकालो, इसमें से निकालो, इसमें से निकालो, कंफ्यूज करने के लिए, तो आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा 0.24 एम्पियर, चाहे कहीं से भी पूछे सर्किट के।
अगर आपसे वी पूछता है तो वी आपको तीनों का अलग अलग आएगा, तीनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ये थी हमारी एक वीडियो क्वेश्चन से रिलेटेड। सो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया है, तो आप कमेंट में उसको बता सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ कोई भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू क्लास 10th साइंस। So this was the end of the video. Thank you for watching it, and I will see you the next time. Bye bye.